ये सीरीज अभी नहीं आई है। इसकी कहानी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर वोंग कहानी की शुरुआत में अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। वैसे वोंग का बस एक ही ड्रीम है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड हो जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन अचानक से उसे पता चलता है कि जिस लड़की का उस पर क्रश था वो लड़की भी उसे पसंद करती है। वोंग तो ये जानकर बहुत खुश होता है, लेकिन इससे उस लड़की का दूसरा लवर मतलब कि जो दूसरा लड़का उस लड़की को पसंद करता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो लड़का एक गुंडा मवाली है, मतलब वो एक गैंग का लीडर है। इसी वजह से उसने वोंग को उठा लिया और वोंग को धमकाने की कोशिश की। वैसे तो वो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था, लेकिन बात जान पर आ चुकी थी। खैर अभी कहानी की शुरुआत में हमें वोंग और उसके दोस्तों को जेंगा नाम के एक गेम खेलते हुए दिखाया जाता है। अभी गेम के रूल्स ये थे कि जो भी हारेगा उसे एक डेयर पूरा करना होगा। जब बारी शिन याओ यानी कि उस लड़की पर आती है तो वो ट्रुथ चुनती है। इसका मतलब उसे एक सच बताना होगा। वो लोग उससे क्रश के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो वोंग का नाम लेती है क्योंकि उसे सच बोलना था। अब ये चीज सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, पर शिना वो बताती कि उसका बचपन से ही वोंग पर क्रश था, जो जानकर वोंग की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो 7वीं आसमान पर पहुंच चुका था, पर अगले ही पल वही लड़का जो शिनाओ को पसंद करता वो अपने कुछ दूसरे गुंडे दोस्तों के साथ वोंग को किडनैप कर लेता है। वोंग इन लोगों से पहले कभी नहीं मिला था, इसका मतलब ये वोंग की उनसे पहली मुलाकात थी। इसी वजह से वोंग ने उनमें से किसी को भी नहीं पहचाना था, पर जहाँ सामने खड़े लड़के ने अपना नाम संगजिन बताया तो वोंग उसे पहचान गया, क्योंकि यही लड़का बहुत टाइम से शिनयाओ को छेड़ रहा है, मतलब उसे परेशान कर रहा है। वोंग को ये चीज जानने के बाद अभी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर कमजोर होने के कारण वो कुछ भी कर नहीं सकता था। वैसे अभी संगजिन ने वोंग को सिर्फ धमकाने के लिए किडनैप किया था, इसी वजह से वो नॉर्मली वोंग को समझा सकता था। पर वो सबसे पहले शिनयाओ को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि जिस लड़की को वो पसंद करती है वो कितना ज्यादा कमजोर है। अभी यहाँ संगजिन के साथी ने वोंग को कॉलर से पकड़ रखा था। वोंग यहाँ संगजिन को समझा रहा था कि इस चीज में शिनयाओ को लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन संगजिन उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि वो वोंग को धमकी देता है कि वो उसकी जान ले लेगा। यहाँ संगजिन की बात एक शर्त थी कि अगर वोंग प्रॉमिस करता है कि आगे से वो कभी शिनयाओ से ना ही मिलेगा और ना ही बात करेगा तो ही वो उसे यहाँ से जाने देगा। अगर वोंग प्रॉमिस नहीं करता तो वैंग के लिए ठीक नहीं होगा। अभी यहाँ संगजिन के एक साथी ने वोंग को जोरदार पंच मारा, सिर्फ उसे थोड़ा डराने के लिए, पर वोंग को इस चीज से गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही अपने सर से उस आदमी पर हमला कर दिया। वोंग ने अभी तो तेजी से हिट किया था कि उस आदमी के हाथ से गलती से वोंग की कॉलर छूट गई और वोंग वहाँ ब्रिज से सीधा पानी में गिर पड़ा। नीचे एक बहुत बड़ा तालाब था और वोंग को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से वोंग नीचे की तरफ डूबता जा रहा था। साथ ही सर से जोरदार हमला करने के कारण अभी वो अपने सेंसेस में भी नहीं था। इधर संगजिन तो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अनजाने में ही सही उसने एक मर्डर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ वोंग जो कि अभी पानी में नीचे डूबता जा रहा है, उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी। ये वो समय था जब वोंग छोटा था, मतलब जूनियर स्कूल में था। तब वोंग के अच्छे खासे दोस्त थे, लेकिन तभी वोंग कमजोर था। आज भी कुछ लड़कों ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा, जिस कारण से जब वो वापस स्कूल से लौट रहा था तो 2 लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए गुजरती हैं। वोंग को उनकी बात का बुरा लगता है। वोंग को इस चीज के लिए बुरा नहीं लगता कि उन्होंने वोंग का मजाक उड़ा, बल्कि वोंग दुखी है क्योंकि वो खुद कमजोर है। वो खुद इस चीज पर कुछ कर भी नहीं पा रहा। अभी वोंग वहीं बैठ जाता है क्योंकि आज वो अम्ब्रेला भी नहीं लाया था और बाहर बारिश हो रही थी। तभी वहाँ शिनयाओ आती है जो कि वोंग से कहती है कि वो उसे अपने अम्ब्रेला में ले जा सकती है, पर वोंग कहता है कि नहीं, वो बारिश रुकने का इंतजार कर लेगा। वोंग के चेहरे पर अभी उदासी थी, जो चीज शिनयाओ ने नोटिस कर ली थी। वैसे वोंग जब खड़ा होता है तो शिनयाओ देखती है कि उसके हाथ पर एक कट लगा हुआ है, मतलब वोंग के हाथ पर चोट लगी हुई थी। वो तुरंत अपने बैग से बैंडेज निकाल कर लगाती है। अभी जब वो ऐसा कर रही थी तो वोंग की नजर शिनयाओ के चेहरे पर पड़ती है और तभी से वोंग शिनयाओ को लाइक करने लगता है। ये वो सीन था जब इन दोनों की दोस्ती हुई और इसके बाद से दोनों ही एक दूसरे को सीक्रेटली ही सही पर लाइक करने लगे। क्या है, जब सीन वापस करंट टाइम पर आता है जहाँ वोंग तालाब के अंदर डूबता जा रहा था, अचानक ही वोंग को होश आता है और वोंग पानी में पलटता है तो उसे एक रोशनी दिखती है जो कि नीचे की तरफ से आ रही थी। वैसे वह वोंग को ऊपर लाइट नहीं दिखाई दे रही थी, मतलब वो पानी में बहुत ज्यादा नीचे आ चुका था। इसका मतलब लगभग वो मरने ही वाला है, लेकिन मरने से पहले वो जानना चाहता था कि आखिर वो रोशनी है क्या। इसी वजह से वो और पानी के नीचे चला गया, जहाँ जमीन पर उसे एक क्यूब पड़ा हुआ दिखा। वोंग ने जैसे ही उस क्यूब को टच किया तो अचानक से एक अजीब सी एनर्जी वोंग की पूरी बॉडी में ट्रांसफर होने लगी, जिसके बाद वोंग एक क्यूब में टेलीपोर्ट हो चुका था। वो खाली जगह थी, साथ ही वोंग के सामने एक स्क्रीन थी जो कि वोंग को बता रही थी कि वोंग को सिस्टम की पावर मिली है। मतलब वोंग
ने किसी तरह का कोई खास सिस्टम अनलॉक कर लिया है। वोंग को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर अचानक ही फिर से स्क्रीन शो हुई जिस पर लिखा हुआ था कि वोंग एक लिमिट तक टेलीपोर्ट कर सकता है। ये चीज नॉर्मल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से वोंग को यकीन नहीं हुआ, पर अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर उसी लेक के करीबन 15 मीटर ऊपर आ गया। वोंग अभी हवा में था, इस वजह से एक पल के लिए उसे लगा कि वो जमीन पर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो हवा में ही फ्लोट कर रहा था। वो नोटिस करता है कि वो संग जिनवू और साथ ही उसके वो दोस्त अभी भी उसे तालाब के आसपास ढूंढ रहे हैं कि कहीं वोंग तैर कर ऊपर आ गए हो। साथ ही वो कोशिश कर रहे थे कि वो वोंग को वहाँ से निकाल पाए, क्योंकि संजिन नहीं चाहता वोंग मारा जाए, वरना उस पर मर्डर केस के चार्जेस लग सकते हैं। अभी संजिन को टेंशन में देखना ये तो नॉर्मल है, लेकिन वोंग हवा में इस चीज को लेकर वो कुछ ज्यादा ही हैरान था। पर अचानक ही फिर से वो टेलीपोर्ट हो गया। यहाँ संजिन ने भी ऊपर आसमान में किसी की आवाज सुनी थी, पर जब तक उसने ऊपर उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। दूसरी तरफ वोंग अभी टेलीपोर्ट होकर अपने स्कूल पहुँच चुका है। वो सीधा जाकर बेंच पर गिरता है और सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ आया कैसे। अब तक वोंग ये चीज समझ चुका था कि उसके पास सच में टेलीपोर्टेशन की पावर आ चुकी है। साथ ही उसे अपने सर में एक आवाज सुनाई दे रही है जो कि उसे इंस्ट्रक्शन दे रही है। वोंग कहता है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे सर में कैसे घुसे, पर वो आवाज वोंग को बता दे कि उसके सर से नहीं बल्कि उसकी पूरी बॉडी में है। वोंग कहने लगता है कि तुरंत ही मेरी बॉडी से निकल जाओ, और इतने में ही वो आवाज बताती कि कोई इस जगह पर आ रहा है। असल में वो उस वॉचमैन की बात कर रही थी। वैसे अभी वो वॉचमैन जब बाहर उसी सेम क्लासरूम में दरवाजा खोलता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, बस जमीन पर थोड़ा पानी पड़ा हुआ था। असल में वो सिस्टम वोंग को टेलीपोर्ट कर उसके कमरे में ले आया था, जहाँ आने के बाद वोंग सबसे पहले शिनाओ को कॉल करता है, जिससे कि वो उसे ये बता पाए कि वो पूरी तरह से ठीक है। शिनाओ ने कॉल उठाते ही अपने क्वेश्चन शुरू कर दिए कि तुम ठीक हो या नहीं, जिस पर वोंग ने जवाब दिया कि वो पूरी तरह से ठीक है। पर शिनाओ कहने लगी कि तुमने क्या सोचा, क्या हमें संगजिन की कंप्लेंट पुलिस में करनी चाहिए, पर वोंग अभी के लिए मना कर देता है, क्योंकि संगजिन तो पहले ही वोंग की बॉडी ढूंढते हुए बहुत परेशान है, इसलिए उसे थोड़ा परेशान ही रहने देना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी सोचने वाली है कि जब शिन्याओ ने वोंग को पानी में डूबते हुए देखा तब आखिर उसने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की। खैर ये बात जरूरी नहीं है। अभी के लिए वोंग शिन्याओ को चिंता न करने का कहकर फोन काट देता है और अपने बेड पर लेट जाता है, क्योंकि वो भी बहुत थक चुका है। उसने आज बहुत सारी चीजें देख ली जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। वैसे अभी सोने के बाद जब वो फिर से जागा तो उसने सिस्टम से उस टेलीपोर्टेशन पावर के बारे में पूछा। सिस्टम बताता है कि ये चीज उसकी एनर्जी से काम करती है, मतलब वोंग के पास जो एनर्जी है वो उस एनर्जी से टेलीपोर्ट हुआ है। इसमें सिस्टम का हाथ नहीं है। वोंग ने बस सिस्टम से वो टेक्निक सीखी है जिससे टेलीपोर्ट हुआ जा सकता है। हालांकि वोंग को अभी तक पूरी तरह से ये चीज नहीं पता, इसलिए सिस्टम उससे सजेशन देता है कि वोंग को पहले थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वोंग ने बात को समझा और प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। वोंग टेलीपोर्ट होते हुए एक बिल्डिंग पर आता है, लेकिन वो महसूस करता है कि वो बहुत ही ज्यादा थक चुका है। सिस्टम बताता है कि ये चीज वो पहले ही समझ चुका था कि ये वोंग की एनर्जी से वर्क करती है, मतलब अगर वोंग ज्यादा बार टेलीपोर्ट करेगा तो इससे वोंग की एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगी, और जब तक वो फिर से एनर्जी रिकवर नहीं कर लेता तब तक वो फिर से पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। खैर अभी तक वोंग को सिर्फ टेलीपोर्टेशन की पावर का पता था, लेकिन सिस्टम उसे एक दूसरी पावर के बारे में भी समझाता है। वो उसे अपने उसी क्यूब में लेकर आता है, जहाँ आने के बाद सिस्टम वोंग से कहता है कि वोंग अगर अपनी आंख बंद कर ध्यान लगाए तो वो कुछ रेडियस तक हर चीज देख सकता है, वो बिना वहाँ पहुँचे। वोंग जैसे ऐसा करता है तो उसे तो अपने अपार्टमेंट के दूसरे कमरे में जाग पा रहा था, वो बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा की तरह। खैर इस चीज में भी वोंग की एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, और जब वोंग बार बार कमरों को चेंज कर रहा था जब तक उसे एक फाइनल अच्छा कमरा नहीं मिल गया लंबे समय तक देखने के लिए, तो इस चीज से उसके लगभग सारी एनर्जी खत्म हो गई और वो वहीं उसी क्यूब के अंदर बेहोश होकर गिर गया। वैसे भी सिस्टम भी वोंग की तारीफ कर रहा था, क्योंकि नॉर्मल वोंग ने एक ह्यूमन होते हुए भी इस पावर को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वोंग की बॉडी अभी इस काबिल नहीं है कि वो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाए। इसी कारण से वोंग बेहोश हो गया। कुछ समय बाद वोंग को जब होश आता है तो उसे सिस्टम की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत ही चौंक कर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये एक सपना था, और वहीं उसकी तकिए के पास वो क्यूब पड़ा हुआ था और अब वो आवाज उस क्यूब के पास से आ रही थी। वोंग पूछता है कि आखिर तुम्हारी आवाज बदल कैसे गई, पर वो क्यूब उसे समझाता है कि ऐसा इस वजह से है क्योंकि जब तक वोंग के पास वो सिस्टम की पावर है, मतलब जब तक वो आवाज वोंग अपनी बॉडी से सुनाई दे रही है तब तक वो आवाज वोंग की बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम करेगी। वोंग को कोई चीज समझने के लिए अगर इस चीज को आसान भाषा में समझे तो अगर वोंग को वो आवाज अपनी ही बॉडी के अंदर रखनी है या फिर सिस्टम को अपनी ही बॉडी के अंदर रखना है तो उसे सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। अभी सिस्टम नहीं चाहता कि वो वोंग की बॉडी से एनर्जी खींचता रहे और इस चीज में वोंग की जान चली जाए, वरना उसका सारा प्लान खराब हो जाएगा। ये चीज सुनकर वोंग पूछने लगता है कि किस तरह का प्लान, और आखिर तुमने मुझ जैसे कमजोर लड़के को क्यों चुना अपना मास्टर बनाने के लिए। सिस्टम बताता है कि उसका एक ही ड्रीम है और वो है इस पूरी दुनिया पर राज करना, और वैसे भी वोंग उस क्यों की बातों से
बहुत ज्यादा हैरान है। इस वजह से वो इंटरनेट पर उस क्यूब के बारे में सर्च करता है, लेकिन वहाँ कोई भी इंडियन इस चीज का ट्यूटोरियल देने के लिए मौजूद नहीं था। ये चीज पहली बार हुई थी। वोंग सोचता है कि उसे खुद से इस क्यूब के बारे में डिटेल निकालनी होगी, लेकिन जब वो सोच रहा था तभी उसे शिन्याओ का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि कल क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे। अब वोंग इस चीज के लिए मना तो नहीं कर सकता, लेकिन इस ऑफर के साथ साथ उसे संगजिन का चेहरा भी याद आ गया जो कि उसकी बहुत बुरी हालत करेगा। अब संगजिन को याद करते हुए वोंग का गुस्सा आ रहा, वोंग उसे बदला लेना चाहता है, लेकिन इस चीज के लिए वोंग को ताकत की जरूरत है। वो तुरंत ही सिस्टम से पूछता है कि क्या ऐसा कोई फंक्शन है जिससे मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके। सिस्टम बताता है कि ये चीज आसान है, तुम्हें बस कुछ जेम्स की जरूरत है जिससे तुम अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो और इससे तुम्हें कुछ और एबिलिटीज और पावर्स मिलेगी। अभी वोंग को नहीं पता कि ये जेम्स किस तरह के होते हैं और सिस्टम बताता है कि ये नॉर्मल रॉक भी हो सकते हैं। वोंग को ये सुनकर याद आता है कि उसके शेल्फ में एक स्टोन रखा हुआ है, साथ ही उसकी मदर की एक अंगूठी है जिस पर एक हीरा लगा हुआ है जो कि एज अ मैजिक क्रिस्टल, मतलब सिस्टम ने बताया कि जेम्स की तरह काम कर सकते हैं। हालांकि वोंग इतना भी ज्यादा अमीर नहीं है कि वो हीरे लेकर आए और अपनी पावर को बढ़ाए, इस वजह से वो कोई दूसरा तरीका पूछता है। सिस्टम बताता है कि मैंने पहले समझाया कि तुम्हारी पावर को बढ़ाने के लिए जेम्स की जरूरत है जो कि नॉर्मल कहीं भी हो सकते हैं, तुम्हें बस उन्हें ढूंढना होगा। अब वोंग के लिए ये पहली बार है, इसलिए वोंग फिर से सिस्टम की हेल्प मांगता है और कहता है कि तुम ही बताओ कि मैं उन्हें कैसे ढूंढूं। तो सिस्टम अपनी पावर से पता लगाता है और कहता है कि तुम्हारे गार्डन में तुम्हें एक स्टोन मिल सकता है। वोंग ने तुरंत ही एक शॉवल उठाई क्योंकि वोंग को लगा जरूर इस तरह का कीमती स्टोन जमीन के बहुत नीचे होगा और टेलीपोर्ट होकर अपने गार्डन में पहुंच गया जहाँ उसे कोई भी स्टोन खास नहीं दिख रहा था। सिस्टम कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम अपनी स्पेशल आई की मदद से भी पता लगा सकते हो कि वो स्टोन कहाँ है। वोंग तुरंत ही अपनी आंख बंद करता है और अपनी पावर से पता लगाने की कोशिश करता है। वोंग को अचानक ही एक पेड़ के पास एक लाइट ग्लो करती हुई दिखाई दी। वोंग वहाँ पहुंचता है और वहाँ से एक स्टोन उठाता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा स्टोन था जो कि कहीं पर भी पड़ा मिल सकता है। अभी वोंग को शक था कि सच में उसकी पावर बढ़ेगी या सिस्टम उसके साथ मजाक कर रहा है और सिस्टम कहता है कि ये चीज खुद ट्राई करके देख सकते हो। सिस्टम इंस्ट्रक्शन देता है कि वोंग को फिर से उस क्यूब के अंदर जाना है और उस स्टोन को वहीं क्यूब की दीवार के पास टच करना है। वोंग ने जब ऐसा किया तो उस दीवार ने अचानक ही अपने पास उस क्यूब को ऑब्जर्व कर लिया और वोंग के पास कुछ पावर आने लगी। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि वोंग की जो पावर है वो लगभग डबल हो चुकी है और उसकी जो दूसरी एबिलिटी है उनमें करीबन 1 पॉइंट प्लस कर दिए हैं, मतलब वोंग की पावर थोड़ी बड़ी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो पहले से दुगना ताकतवर हो गया, पर फिर भी अब वो पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा है। सिस्टम ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि इस तरह के स्टोन वोंग को पूरी सिटी में कहीं भी मिल जाएंगे और जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वोंग ढूंढता है उतनी ज्यादा वोंग अपनी पावर बढ़ा सकता है। वोंग सुनकर खुश हो गया। अब सीन सीधा अगले दिन सुबह पर आता है जहाँ वोंग अलार्म की आवाज सुनकर जाग चुका था। वोंग को अभी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि जैसे उसे पता चला कि वो स्टोन्स की मदद से अपनी पावर को बढ़ा सकता है तो उसने लगभग पूरी रात स्टोन हंटिंग की और अपनी पावर को अच्छा खासा इंक्रीज कर लिया। अभी वक्त का स्कूल जाने का, इसलिए वोंग स्कूल पहुंच गया जहाँ जब वो क्लास में बैठा हुआ था तभी शिन्याओ उसके पास आई और वो कहने लगी कि क्या तुम रात के उस इंसिडेंट की एक्सप्लेनेशन मुझे दे सकते हो। अभी वहाँ वोंग के दोस्त भी बैठे हुए थे जिन्हें बस इतना पता है कि शिन्याओ और वोंग एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन उन्हें रात के उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए रात के एक्सप्लेनेशन वाली बात सुनकर उन्होंने कुछ गलत मतलब निकाल लिया था। अभी शिन्याओ भी ये चीज समझ चुकी थी, बाद में बात करेंगे ये चीज बोलकर वो भी बेंच पर बैठ गई। खैर इतने में संगजिन और उसके वो दोस्त लोग वहाँ उनकी क्लास में एंटर करते हैं। आते ही संगजिन ने क्लास में एक स्टूडेंट को जमीन पर गिरा दिया था, ये कहते हुए कि मेरे रास्ते में खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। खैर अभी वो यहाँ वोंग के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वोंग जिंदा है और इस चीज पर खुश होने की बजाय उन्हें गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्हें रात भर वोंग की बॉडी को ढूंढने में बहुत मेहनत की। वो तो चाहते हैं कि वोंग मारा जाए क्योंकि कम से कम उनकी मेहनत कुछ तो मतलब निकालती, पर अभी वोंग जिंदा है इसलिए संगजिन यहाँ आया और वो क्लास में चिल्लाकर पूछता है कि आखिर वोंग कहाँ है, जो सुनकर सभी स्टूडेंट संगजिन की तरफ देखने लगे थे। अभी वोंग नहीं चाहता कि वो किसी प्रॉब्लम में फंसे, इस वजह से उसने अपने सामने किताब रख ली थी और संगजिन की नजर वोंग पर पड़ी और वो वोंग की तरफ बढ़ने लगा। वोंग तुरंत इस सिस्टम से मन में पूछता है कि क्या मैं संगजिन को हरा सकता हूँ, जिस पर सिस्टम बताता है कि वो बहुत ही आसानी से यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सबका पावर लेवल अगर पॉइंट में जांचा जाए तो सब 5 पॉइंट के बराबर है, लेकिन तुम ऑलरेडी अपनी पावर को 22 पॉइंट्स तक ले जा चुके हो, इसलिए तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी वोंग तो ये जानकर बहुत खुश था क्योंकि अब वो फाइनली संगजिन को सबक सिखा सकता है। पर जैसे ही संगजिन आगे बढ़ा तो वहाँ शिन्याओ खड़ी होकर उसे वहाँ से जाने का कहने लगी। वो नहीं चाहती कि वोंग को चोट लगे, पर संगजिन उसे बदतमीजी से बात करने लगता है, जो देखकर वोंग भी खड़ा होकर
होकर वहाँ सामने आता है। वो शिनाओ से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ सब कुछ वो हैंडल कर लेगा। हालांकि इतने में ही संगजिन वोंग की तरफ हाथ बढ़ाता है उसकी कॉलर पकड़ने के लिए, लेकिन वोंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अभी वोंग की जो ग्रिप थी उसकी स्ट्रेंथ देखकर संगजिन बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि वोंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। संगजिन सोच रहा था कि आखिर एक दिन में वोंग ने इतना कितना प्रोटीन बचा लिया कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई। अभी संगजिन के लिए भी एक पल सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। वो सोच रहा था कि सच में वोंग से लड़ना सही फैसला है या नहीं, पर इतने में टीचर वहाँ आ गए जिन्होंने संगजिन और उसके दोस्तों को वहाँ से जाने को कहा। अभी टीचर के सामने संगजिन के टीचर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, वरना सच में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए वो यहाँ वोंग के कान में कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि सिन्याओ को चोट पहुँचे तो अभी के अभी स्कूल के पीछे वाले बास्केटबॉल कोर्ट में आकर मुझसे मिलो। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। अभी शिनाओ पूछ रही थी कि आखिर उसने क्या कहा, लेकिन वोंग कहता है कि कुछ नहीं, उसने कोई काम की बात नहीं की। और फिर वोंग बहाना बनाने लगा कि उसका सर दुख रहा है इसलिए उसे वापस जाना होगा। अभी ऐसा बहाना बनाकर वोंग सीधा उस बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचता है जहां संगजिन और उसके बाकी दोस्त वोंग का इंतजार कर रहे थे। संगजिन पहले ही हैरान है कि आखिर वोंग की ताकत इतनी कैसे बढ़ गई, लेकिन उसे डर नहीं है क्योंकि वोंग एक बार यहाँ आ गया तो वो खुद अकेला उसे लड़ने नहीं आने वाला, बल्कि वो अपने साथ सभी दोस्तों को लेकर आएगा, क्योंकि वैसे भी वो एक विलेन है इसलिए रूल्स उसके लिए नहीं है। खैर जब वोंग वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि सामने टोटल 13 लोग हैं। वोंग भी एक बार सिस्टम से कंफर्म करता है कि क्या वो इन सभी को हरा पाएगा, जिस पर सिस्टम कहता है कि शायद हाँ या शायद ना, क्योंकि वोंग के चांसेस अब कम हो चुके हैं। वोंग जब चांसेस के बारे में पूछता है तो सिस्टम बताता है कि सिर्फ 20% चांस है कि वोंग ये जीत पाएगा। जो सुनकर एक पल के लिए वोंग भी सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि अब उसकी अच्छी खासी पिटाई होने वाली है। और जब संगजिन उसके सभी दोस्त वहाँ वोंग के करीब आए तो वोंग बातें बनाने लगा और संगजिन को भड़काने लगा कि वो खुद अकेला आकर वोंग से फाइट करे। नॉर्मल सी बात है, संगजिन को भी अपनी इज्जत प्यारी है, इसलिए दोस्तों के सामने उसे भी दिखाना होगा कि वो स्ट्रॉन्ग है। यही सोचते हुए संगजिन ना चाहते हुए भी आगे बढ़ता है, पर इतने में उसी के एक दोस्त कॉन्ग ने उसे रोक दिया और कहा कि इससे मुझे लड़ने दो। अभी संगजिन को प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि असल में कॉन्ग उनके ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वो संगजिन से ज्यादा ताकतवर है। अभी यही चीज देखकर सभी लोग सोच रहे थे कि वोंग के लिए कॉन्ग से लड़ पाना नामुमकिन है, इसलिए संगजिन को आगे भेजने की जरूरत नहीं। वहाँ दूसरी तरफ वोंग ने भी ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी क्योंकि उसे सबके साथ एक साथ लड़ने में प्रॉब्लम है। 1v1 में वो सबको हरा सकता है। सिस्टम ने भी बता दिया था कि कॉन्ग का पावर लेवल करीबन 10 पॉइंट का है, इसका मतलब वो वोंग से कमजोर है, इसलिए वोंग उसे हरा सकता है। अभी फाइट यहाँ शुरू होती है और सीन चेंज होकर वहाँ शिन्याओ पर आ जाता है, जो कि अभी थोड़ी चिंता कर रही थी क्योंकि वो जानती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वैसे सीन वापस यहाँ वोंग पर आया जो कि अभी कॉन्ग के अटैक्स को डोज कर रहा था। कॉन्ग की हालत खराब थी क्योंकि पहले उसने बास्केटबॉल से अटैक किया था जो कि बहुत ही क्विक अटैक था, लेकिन सिस्टम के पहले इन्फॉर्म कर देने के कारण वोंग ने इजिली उस अटैक को डोज कर लिया था। साथ ही अभी कॉन्ग के जो हमले थे वैसे तो वो बहुत तेज है, लेकिन रात को वोंग ने जब अपने स्ट्रेंथ में पॉइंट्स ऐड किए तब कुछ रॉक्स की मदद से स्पीड भी इंक्रीज हुई थी, जिस वजह से कॉन्ग के हमले से बचना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वोंग उन अटैक को बहुत ही इजीली डोज कर रहा था, जिससे कॉन्ग अब थक चुका है। इसलिए वोंग ने तुरंत ही कॉन्ग का एक पैर हवा में रोका और साथ ही उसके चेहरे की तरफ एक पंच किया जो कि इलेक्ट्रिक पंच था, जिससे कॉन्ग बेहोश हो चुका था। बाद में वोंग ने उसे पकड़कर सीधा दीवार की तरफ फेंक दिया। अभी वोंग उस ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को हरा दिया था, जिस वजह से वहाँ संगजिन के वो सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा शॉक खड़े हुए थे। संगजिन हंसते हुए कहने लगता है कि चिंता करने की क्या बात है, अभी भी गिनती में ज्यादा हम है, इसीलिए इस लड़के को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। अभी वोंग भी समझ चुका था कि अब ये लोग साथ में मिलकर हमला करेंगे। वो सिस्टम से पूछता है कि क्या कॉन्ग को हराने के बाद उसके जीतने के चांसेस बढ़े हैं, तो सिस्टम बताता है कि सिर्फ 10%, मतलब अब सिर्फ 30% चांस है कि वोंग इस फाइट को जीतेगा। लेकिन वोंग यहाँ से भाग नहीं सकता, इसी वजह से वो लड़ने के लिए तैयार था। वहाँ संगजिन और उसके दोस्त जब हमला कर रहे थे तो वोंग अभी सिर्फ उनके अटैक को डोज कर रहा था या फिर टैकल कर रहा था। वैसे नॉर्मल सी बात थी, अभी 12 लोग एक साथ अटैक कर रहे हैं, इस वजह से किसी को तो हमला लगता ही। यहाँ एक लड़का पीछे से आकर वोंग को लात मारता है जो कि वोंग को हिट कर जाती है। उस किक को वोंग ने थोड़ा सीरियसली ले लिया था, जिस वजह से वोंग तुरंत ही सीधे जाकर उस लड़की के फैमिली ज्वेल्स पर हमला करता है और उसे सीधा संगजिन के सामने गिरा देता है। इसे संगजिन और ज्यादा घबरा चुका था, पर फिर वो तुरंत ही अपने सभी दोस्तों को वोंग को घेरने का ऑर्डर देता है। अभी भले ही वोंग पहले कभी इस तरह की फाइट में ना पड़ा हो, लेकिन इतनी नॉलेज उसे भी है कि इस चीज की इस तरह के सिचुएशन में थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए। इसी कारण से वो तुरंत ही वहाँ से दूर भागता है और फिर सीढ़ियों के थ्रू जंप कर वापस से बीच में छलांग लगाता है और उन्हीं में से एक लड़के को दबोच लेता है, जिससे वो एक एक कर उन्हें नॉकआउट कर सके। और यहाँ वोंग ने जिस लड़के को पकड़ा था वो वोंग की पकड़ से छूटकर वोंग को ही लात मारते हुए नीचे गिरा देता है।
पर वोंग फिर से खड़ा हो चुका था और लड़ने लगा था। इतने में ही पीछे से एक लड़का फिर से आकर वोंग को क्विक करने की कोशिश करता है, पर इस पर वोंग ने उसके अटैक को नोटिस कर लिया था। इस वजह से वोंग तुरंत ही उसके पैर को पकड़कर उसे घुमाते हुए सीधा संगजिन के चेहरे पर फेंकता है। अभी संगजिन बहुत ही ज्यादा डरा गया था क्योंकि वो वोंग की स्ट्रेंथ को देख चुका है। वहाँ वोंग जिसके लगभग पूरी पावर खत्म हो चुकी है, वो अभी संगजिन की तरफ बढ़ रहा था। सिस्टम वोंग को वार्निंग देता है कि उसके पास अब बिल्कुल भी पावर नहीं है। इसका मतलब अगर वो लड़ने की कोशिश करेगा तो अपने आप ही बेहोश हो जाएगा और फिर सिस्टम भी उसे टेलीपोर्ट कर मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन वोंग इतनी आसानी से संगजिन को नहीं जाने दे सकता, इसलिए वोंग को किसी भी तरह से संगजिन के मन में अपना डर बिठाना होगा, जिससे संगजिन बाद में शिनयाओ को परेशान न करे। वैसे अभी वोंग के लुक्स भी काफी थे संगजिन को डराने के लिए, पर इतने में ही वहाँ सिटी गैंग के लीडर और उसके कुछ दोस्त की एंट्री होती है, जो कि आते ही संगजिन से कहते हैं कि तुम्हें नॉर्थ सिटी गैंग का लीडर होने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुम एक अकेले लड़के से पिट गए। वोंग ये चीज समझ चुका था कि नॉर्थ और साउथ की आपस में नहीं बनती, इसी वजह से वो पहले इस जगह से निकलने का डिसाइड करता है और साउथ सिटी गैंग लीडर को समझाता है कि वो इन सब में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। लेकिन वो लीडर जिसका नाम होंग है, उसे ये तो नहीं पता कि आखिर वोंग और संगजिन लड़ क्यों रहे थे। पर अब जब उसकी मुलाकात वोंग से हो गई है तो वोंग को भी निपटाना होगा, जिससे वो अपनी पावर उन्हें दिखा सके। इतना बताते हुए उसने अपने सभी दोस्तों को वोंग पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया था। वोंग जिसे सिस्टम ने पहले ही बता दिया था कि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अभी बचने का सिर्फ एक तरीका था और वो थी टेलीपोर्टेशन टेक्निक, लेकिन उसके लिए भी अभी पावर की जरूरत थी। वोंग सिस्टम से पूछता है तो सिस्टम कहता है कि तुम्हें कुछ और देर भागना होगा और वोंग ने भी इस तरह से भागते हुए कुछ टाइम में अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया था और फिर टेलीपोर्ट होते हुए सीधा मेन स्विच के पास पहुंचा, जहां से उसने पहले उस कोर्ट की लाइट को ऑफ किया और फिर बाद में टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल कर सीधा उन लोगों के बीच आ गया। यह अंधेरा था लेकिन वोंग सभी को देख पा रहा था, बस उसे अपनी आंखें बंद करने की जरूरत थी, इसलिए वो तुरंत ही सभी पर हमला करना शुरू कर देता है। और बाद में जब वो फिर से टेलीपोर्ट होकर लाइट ऑन कर लौटता है तो यहाँ पर उसके सभी दोस्त हार चुके थे। सिर्फ संगजिन खड़ा हुआ था जो कि हैरानी से वोंग की तरफ देख रहा था। वो समझ गया था कि उसने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया। हालांकि इतने में ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि असल में कुछ पुलिस ऑफिसर्स की थी, जिन्हें शिनयाओ ने बुलाया था क्योंकि उसे वोंग की चिंता हो रही थी। वैसे भी जो कोर्ट का दरवाजा है वो अंदर से लॉक है, इसी वजह से वो ऑफिसर उस दरवाजे को तोड़ने का डिसाइड करते हैं। वैसे अंदर वोंग ने भी आवाजें सुन ली थी, उसे जल्द से जल्द कोई प्लान बनाना होगा जिससे कि वो पुलिस के लफड़े में न पड़े। अभी जब वो आसपास देखता है तो उसे संगजिन दिखाई देता है जो कि चुपचाप वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर वोंग तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर यहाँ उसके सामने आ जाता है। संगजिन वोंग को अपने सामने देखकर तुरंत ही माफी मांगने लगा था, पर वोंग कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर। अभी वो शर्त तो हमें नहीं बताई जाती, पर वहाँ सामने जब पुलिस ऑफिसर ने दरवाजा तोड़ा तो उनके सामने संगजिन खड़ा हुआ था जो कि वोंग को पंच मारने ही वाला था, लेकिन वो सही समय पर पहुंच गए। यहाँ अगले सीन में हम देखते हैं कि वोंग हॉस्पिटल में है जहाँ शिनयाओ उसके घाव को पोंछ रही है, मतलब जो थोड़ी बहुत चोट उसे आई थी उन चोटों को। अभी वोंग बच चुका है क्योंकि तब उसने पुलिस ऑफिसर को बताया कि वो गलती से नॉर्थ गैंग और साउथ गैंग की लड़ाई में पड़ गया, उसका उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पुलिस वालों ने भी उसे जाने दिया। वैसे तब वोंग ने संगजिन से ये प्रॉमिस भी करवा लिया था कि अब से कभी शिनयाओ को परेशान नहीं करेगा। तब संगजिन डरा भी हुआ था, इसलिए उसने तुरंत ही प्रॉमिस कर दिया। वैसे अब वापस घर लौटकर जब वोंग आराम से लेटा हुआ था तब वो सोच रहा था कि भले आज उसने संगजिन को सबक सिखाया, साथ ही कुछ दूसरे लोगों की पिटाई की, लेकिन उसकी पावर एक लिमिट है, मतलब अगर वो एक हद तक फाइट करता है तो वो बेहोश भी हो सकता है, इसलिए उसे अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए उसे जरूरत पड़ेगी और जेम की जो कि उसकी पावर को इंक्रीज करेंगे। अभी जेम्स लेने के लिए वो तुरंत ही एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंचा, लेकिन वहाँ पहुंचते ही उसे याद आ गया कि इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी जो कि उसके पास नहीं है। इसका मतलब उसे एक शुगर माउंट की जरूरत है, पर वो चीज भी थोड़ी सी खतरनाक होगी, इसलिए उसे कुछ और सोचना होगा। अभी एक तरीका ही बचा हुआ था कि उसे वो जेम्स यानी कि वो स्टोन्स खुद ढूंढने होंगे। वो तुरंत अपनी स्पिरिचुअल आई की मदद से कुछ स्टोन्स का पता लगाता है, लेकिन एक स्टोन था एक बड़े से पत्थर के नीचे, दूसरा स्टोन था पानी में सबसे नीचे और तीसरा स्टोन था जमीन में 15 मीटर नीचे। इसका मतलब किसी भी स्टोन को पाना इतना आसान नहीं है, इसी वजह से वो थोड़ा सा गड्ढा कर वहीं जमीन पर लेट जाता है। वो अभी कह रहा था कि अगर इन स्टोन्स को ढूंढना इतना ही ज्यादा मुश्किल है तो इसमें तो बहुत ही मेहनत लगेगी। हालांकि तेरे सिस्टम को एक अजीब सी मैजिकल पावर महसूस होती है जो कि किसी अलग मैजिक स्टोन की थी। उसे पावर किसी गुफा के अंदर से महसूस हुई थी। वो कहता है कि फिर तो हमें टेलीपोर्ट होकर सीधा वहाँ चलना चाहिए, पर सिस्टम बताता है कि वो जगह एयर के कांटेक्ट में नहीं है, मतलब
जहाँ पर वोंग खड़ा हुआ है वो जगह उस जमीन के नीचे है, इसलिए अगर वोंग को वहाँ पहुँचना है तो करीबन 1 सेंटीमीटर पतला एक होल करना होगा, तभी सिस्टम उसे उस जगह तक टेलीपोर्ट कर पाएगा। अभी वोंग को नहीं पता कि वो जगह कितना नीचे है, इस वजह से वोंग इतनी मेहनत नहीं करने वाला। वो तुरंत ही थोड़ा दिमाग लगाता है और सीधा उस लेक के पास पहुँच जाता है, क्योंकि लेक गहरी है, इसका मतलब जरूर वो उस गुफा से कनेक्ट होगी। वहाँ पहुँचकर वोंग थोड़ी छानबीन निकल कर किसी तरह से उस गुफा में पहुँच जाता है। ना जाने क्यों पर गुफा बहुत ही ज्यादा स्लिपरी थी, वो मेंढक वगैरह भी थे। खैर वोंग चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ता है और सिस्टम के थ्रू उस स्टोन का पता लगाता है। अभी वोंग के सामने एक बड़ी सी दीवार थी जहाँ से सिस्टम को भी एनर्जी महसूस हुई थी, पर वोंग सोचता है कि ये तो दीवार है, यहाँ उसे मैजिक स्टोन कैसे मिलेगी। ये सोचकर वोंग उस दीवार को पंच मारता है, क्योंकि यहाँ तक आने का कोई फायदा नहीं हुआ, और चुपचाप उस जगह पर बैठ जाता है। और इतने में ही वोंग के चेहरे से हवा आकर टकराती है। इसका मतलब इस गुफा में कहीं न कहीं एक होल है जहाँ से हवा एंटर कर पा रही है। अभी कुछ देर में उस होल का पता लगाने के बाद वोंग फिर से टेलीपोर्ट होकर एक नए सेक्शन में आ जाता है, मतलब इस गुफा की एक दूसरी जगह पर जहाँ जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इधर आकर अभी वोंग जब आगे बढ़ ही रहा था कि तभी गलती से उसका पैर एक खाई पर पड़ने वाला था, मतलब वो नीचे गिरने वाला था, पर सही समय पर उसने खुद को बचा लिया। खैर इस चीज से उसकी टॉर्च गलती से जमीन से नीचे वहाँ गिर गई, जिसे वो स्टोन ढूंढने के लिए अपने साथ लेकर आया था। वैसे इस दौरान हम नोटिस करते कि वोंग इस गुफा में अकेला नहीं है। खैर अभी के लिए वोंग आसपास स्टोन ढूंढ रहा था, उसे कुछ दूरी पर स्टोन दिखाई दिया, लेकिन नीचे खाई है और वो जगह सामने दूसरी तरफ है। वोंग टेलीपोर्ट हो सकता है, पर इतने में ही वो दूसरा पर्सन यानी कि वो स्नेक जो कि वोंग को इस गुफा में कंपनी देने के लिए आया है, वो वहाँ आकर वोंग को खाने की कोशिश करता है। वोंग का ध्यान उस स्नेक पर नहीं था, वोंग तो बस अपने सामने उन स्टोन्स को देख रहा था। इस वजह से उन स्टोन्स को लेने के लिए वोंग तुरंत ही टेलीपोर्ट हो गया, जिस चीज से वोंग की जान बच ली। वैसे भी वोंग का भी कोई आइडिया नहीं है कि इस गुफा में कोई और भी है, वो तो सिर्फ उन स्टोन्स को देख रहा था। सिस्टम चेक करता है कि उस गुफा में टोटल 12 स्टोन्स है, लेकिन उन स्टोन्स को लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो नुकीली चट्टान से लटके हुए हैं और वोंग को जाकर उन्हें तोड़ना है, और उन तक पहुंचने में भी वोंग को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वह बहुत छोटे प्लेटफॉर्म है जिन पर वोंग टेलीपोर्ट हो सकता था, लेकिन बैलेंस नहीं बन पाएगा। अभी इस चीज को ध्यान में रखते हुए वोंग पहले थोड़ा सोचता है और फिर बहुत ही संभल कर टेलीपोर्ट होना शुरू करता है। अभी ये चीज भी क्लियर थी कि वोंग के पास जितनी एनर्जी है उसमें वो लिमिटेड टाइम टेलीपोर्ट कर सकता है। इसी वजह से एक बार टेलीपोर्ट करने के बाद वोंग को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए। अभी सबसे पहले टेलीपोर्ट होकर वोंग ने पहले स्टोन ब्रेक करते हुए अपने पास रख लिया था, जिसे पाकर वोंग की खुशी का ठिकाना नहीं था। वैसे अब वो दूसरे स्टोन के पास आता है तो उसे पता चलता है कि ये चीज थोड़ी और ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि स्टोन उस क्लिफ से थोड़ा ज्यादा दूरी पर है। खैर फिर भी किसी तरह से वोंग वहाँ तक पहुंचकर उस स्टोन को तोड़ने की कोशिश करता है, पर गलती से वो स्टोन नीचे गिर जाता है। वोंग उसे जाने नहीं दे सकता, इसी वजह से वोंग ने भी छलांग लगा दी। अभी इस बीच वोंग अपने स्पिरिचुअल आई की मदद से उस स्टोन की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। फाइनली उसे वो जाइंट स्नेक भी नोटिस होता है, जिसे देखकर वोंग डर चुका था। वो जाइंट स्नेक अभी वोंग पर हमला कर रहा था, लेकिन इस चीज के चलते वोंग उस खाई की तरफ गिर पड़ा जहाँ नीचे पानी है। वोंग का वो स्टोन भी वहीं पानी में गिरा। अब स्नेक भी ये चीज देखकर तुरंत ही वह खाई में जंप कर देता है। वोंग को तो उस रस्सी ने बचा लिया था जिसे वोंग ने अपनी कमर पर बांध रखा था, क्योंकि वो रस्सी ऊपर एक दूसरे स्टोन से बंधी हुई है, पर अचानक से वजन बढ़ने के कारण वो रस्सी भी टूट चुकी थी और वोंग भी सीधा जाकर पानी में गिरा। अभी प्रॉब्लम डबल हो चुकी थी, क्योंकि वो पानी में डूब रहा है और साथ ही पानी में स्नेक भी है। अभी बड़ी प्रॉब्लम वो स्नेक है, क्योंकि वो उसने खुद भी पानी से बाहर निकलने के बजाय वोंग को खाने की कोशिश कर रहा था। वोंग उसे देखते ही अपनी शॉवल से उस पर हमला करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, पर स्नेक ने वोंग को पकड़ लिया था और अब वो अपनी बॉडी के थ्रू उसे कंप्रेस करने लगा था। अब वोंग के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, इसलिए वो तुरंत ही सिस्टम को ऑर्डर देता है कि वो तुरंत ही वोंग को उस क्यूब डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दे। और सिस्टम बताता है कि अभी उस स्नेक ने वोंग को बहुत ही टाइटली पकड़ रखा है, इसलिए सिस्टम ऐसा नहीं कर सकता। ये चीज जानकर वोंग तुरंत ही उस शॉवल को जोर से उस स्नेक की बॉडी पर मारता है, जिससे स्नेक को चोट लगती है और वो तुरंत ही वोंग को छोड़ देता है। इतना टाइम काफी था सिस्टम को टेलीपोर्ट करने के लिए। वैसे तो वोंग बेहोश हो चुका था, पर सिस्टम ने खुद ब खुद वोंग को टेलीपोर्ट कर दिया और सीधा वहाँ उसे क्यूब डायमेंशन में ले आया। अभी कुछ ही देर में वोंग को होश आ चुका था। वोंग देखता है कि उसके पास टोटल 11 पॉइंट्स हैं। असल में मुझसे गलती हुई, जब पहले स्टोन को दिखाया तो उसके बाद सीधा 12th स्टोन पर सीन शिफ्ट हुआ था। मुझे लगा
का वो सेकंड स्टोन है, लेकिन फिर भी अभी वोंग के पास टोटल 11 स्टोन है जिसे वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इससे वोंग की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ये स्टोन बहुत ज्यादा एनर्जी वाले हैं। खैर तभी सिस्टम वोंग को बताता है कि वोंग इन स्टोन्स को एडवांस स्टोन्स में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है जिससे वोंग को और ज्यादा पावर मिलेगी। ये चीज और ज्यादा फायदेमंद भी है क्योंकि स्टोन्स को बढ़ाना बहुत मुश्किल है। अगर एक स्टोन को एडवांस स्टोन में ट्रांसफॉर्म कर उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व किया जाए तो वोंग को ज्यादा फायदा होगा। इसलिए वोंग ऐसा कैसे करते हैं ये चीज पूछने लगता है। सिस्टम बताता है कि इस चीज में 4 दिन का समय लगता है, लेकिन वोंग के पास इतना समय नहीं है। वोंग को जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना है जिससे बाहर निकलकर वो उस स्नेक को हरा सके। वोंग फैसला करता है कि वो अपने 9 स्टोन को एडवांस स्टोन में ट्रांसफॉर्म करेगा जबकि 2 स्टोन्स को अभी ऑब्जर्व करेगा जिससे कि वो उस स्नेक से लड़ सके। सिस्टम ने भी इस चीज की मंजूरी दे दी थी, इसलिए वोंग 9 स्टोन्स को अलग रखकर 2 स्टोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और तुरंत ही बाहर आकर स्नेक को लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि वोंग की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वोंग ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सच में वो इतनी जल्दी उस स्नेक को हरा देगा, पर अच्छा है ये लड़ाई जल्दी खत्म हो गई। वैसे अभी वोंग जब पानी की तरफ बढ़ रहा था उस स्नेक की बॉडी देखने के लिए तो वो नोटिस करता है कि स्नेक की बॉडी पूरी तरह से गायब हो चुकी है और वहाँ एक मैजिक क्रिस्टल है। इस मैजिक क्रिस्टल का शेप बहुत ज्यादा अलग था, लेकिन ये बाकी सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसीलिए वोंग समझ चुका था कि इस स्टोन का क्या करना है। खैर अभी के लिए वहाँ से सीन चेंज होकर हांग और संजिंग पर आता है जो वैसे तो पहले दुश्मन थे, लेकिन दोनों को ही एक ही बंदे ने हराया है। इस वजह से थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो चुकी है। अभी वो दोनों एक ही बार में बैठे हुए थे जहाँ होंग सोच रहा था कि आखिर वोंग से बदला कैसे ले। संजिन कहने लगता है कि इस चीज का कोई फायदा नहीं क्योंकि अगर हम दोनों ही हमारी गैंग को मिला लेते हैं फिर भी वोंग का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, वो हमें बहुत बुरी तरह से पीटेगा। पर होंग कहने लगता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि सेम मिस्टेक फिर से दोहराऊं। मेरे पास एक दूसरा आइडिया है। वो बताता है कि लाओ वापस सिटी में आ चुका है, जो सुनकर संजिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। उसके चेहरे से ही पता लग रहा था कि ये लोग जो भी हैं वो बहुत ही पावरफुल पर्सन है। खैर संजिन कहने लगता है कि अभी तुम लोग जैसे आदमी से वोंग की फाइट कैसे करवा सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि लुओ तुम्हारी बातों में आसानी से आ जाएगा? जिस पर होंग समझदारी भरी बात करते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं समझदार हूँ, इसलिए लुओ से डायरेक्टली हेल्प मांगना ये एक बेवकूफी होगी, मैं उसे मैनिपुलेट करूंगा। ये लाइन कहते ही होंग ने अपनी समझदारी का प्रूफ दे दिया था। खैर सच में उसके पास एक प्लान था। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि लुओ ने ये सिटी क्यों छोड़ी थी? वो बताता है कि लुओ की फाइट शिकू नाम के दूसरे आदमी से हुई थी जिससे हार जाने की वजह से लुओ ये सिटी छोड़कर चला गया। इसका मतलब ये लुओ जो भी है और वो शिकू जो भी है दोनों की आपस में नहीं बनती और वो दोनों दुश्मन है। अब हांग को यही पता चलता है कि वो जो शिकू है शिनाओ के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अभी उसने जैसे ही इतना कहा तो हमें पहले का एक सीन दिखाया गया जिसमें शिनाओ छोटी थी, मतलब तब वो जूनियर क्लास में थी। अभी वो एक लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। वहाँ से अचानक ही कॉल आता है जो कि ना जाने किसका था, पर वो पर्सन शिनाओ को बताता है कि कोई उससे मिलने आ रहा है, उसे बचकर रहना होगा। अभी शिनाओ तो ये सुनकर घबरा गई थी क्योंकि फोन अननोन नंबर से आया था, पर इतने में ही वहाँ कुछ और दूसरे गार्ड आ गए जो कि एजेंट्स की तरह लग रहे थे। यहाँ टोटल 4 एजेंट्स थे जो कि अभी शिनाओ की तरफ देख रहे थे। शिनाओ उन्हें देखकर घबरा गई थी क्योंकि उन एजेंट्स के लुक और शिनाओ को देखने का तरीका बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था। ये चीज नोटिस करने के बाद शिनाओ तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है और एक दूसरे कमरे में आ जाती है। वो एजेंट्स अभी शिनाओ को पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो हमला कर वहाँ उस गेट को तोड़ने लगते हैं। पर इतने में यहाँ शिनाओ के पीछे एक अजीब सी एनर्जी फ्लोट करना शुरू करती है और एक हाथ निकल कर आता है। इस पॉइंट तक शिनाओ बेहोश हो चुकी थी। वैसे वो हाथ शिनाओ को अपनी तरफ खींचता है और बाद में वो एनर्जी वहाँ से गायब हो जाती है। असल में वो एनर्जी और वो हाथ शिकू का था जो कि शिनाओ को वहाँ बचाकर उन एजेंट से बचकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन अभी वो एजेंट उनका पीछा कर रहे थे। वैसे शिनाओ को जो कॉल आया था वो भी शिकू की तरफ से था जिससे उन एजेंट्स का इन्फॉर्मेशन पहले मिल चुकी थी। अभी यहाँ शिनाओ को बचाने के लिए जब शिकू भाग रहा था तो वो नोटिस करता है कि पूरे 4 एजेंट्स उसका पीछा कर रहे हैं जो कि उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। इसी वजह से शिनाओ को एक सेफ जगह पर एक बैरियर के थ्रू छोड़कर वो उन एजेंट्स से फाइट करने पहुंच जाता है, जहां पहले एजेंट्स को उसने बहुत ही बुरी तरह से पंच मारकर अपनी जगह पर रोक दिया था। इतने में ही एक दूसरा एजेंट आकर शिकू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शिकू उसे और साथ ही एजेंट्स पर भी एक टाइम पर हमला कर उन्हें दूर हटा देता है। इतने में ही वो एजेंट्स गन निकाल लेते हैं, लेकिन शिकू उन गन से भी बच जाता है। हालांकि इन एजेंट्स ने मिलकर शिकू को सीधा एक बिल्डिंग से जाकर दे मारा था। इससे वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अभी अगर उसमें कोई ह्यूमंस होगा तो पक्का मारा जा चुका होगा, लेकिन फिर भी इस चीज की ऑफिशियल रिपोर्ट हमें नहीं मिली, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी के लिए शिकू जिंदा है और उसके सामने अब बस एक एजेंट खड़ा हुआ है क्योंकि 3 एजेंट्स को वो पहले ही नॉकआउट कर चुका है। अभी अपने बाकी 3 साथियों को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर उस एजेंट को बहुत गुस्सा आ रहा था। इस वजह से वो शुरुआत में ही अपनी पूरी पावर यूज करता है। उसने एक दूसरी बिल्डिंग हवा में उठा ली थी और सीधा शिकू
की तरफ फेंक दी थी, लेकिन शीको रास्ते में उस बिल्डिंग के कई सारे ब्लॉक्स क्रिएट कर वापस उस एजेंट पर हमला करता है और एक क्यूब बनाते हुए उस क्यूब को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसमें वो एजेंट कैद था। अचानक ही वो एजेंट और शीको एक दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो चुके थे, जहाँ अभी वो दोनों ही आमने सामने थे। एजेंट को ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसका टारगेट शीको है, इसलिए उसने अभी गन निकालते हुए शीको की तरफ पॉइंट कर दी थी। वो कह रहा था कि अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले। हालांकि शीको मन में सोच रहा था कि सिचुएशन सच में बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, इसलिए उसे जल्दी यहाँ से निकलना होगा और ये एजेंट पहले ही बहुत देर कर रहा है। इतने में ही वहाँ उस एजेंट ने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उस डोमेन के अंदर काम कर उसकी गन काम ही नहीं की, क्योंकि ये डोमेन शीको का बनाया हुआ है। अचानक शीको ने तुरंत ही उसकी गन को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर बाद में वो एजेंट अपने आप ही जमीन में जहाँ पानी ही पानी था वहाँ डूब गया। ये चीज होने के बाद शीको अभी अपनी गाड़ी की तरफ देख रहा था और कह रहा था कि काश अगला वाला लोग थोड़ा डिफरेंट हो। ये चीज मुझे भी ज्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन इसके बारे में डिटेल में शायद हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शिन्याओ वापस से उसी लाइब्रेरी में पहुंच चुकी थी, जहां उसकी थोड़ी आंख लगी हुई थी और साथ ही बाकी सारी चीजें भी फिर से नॉर्मल हो चुकी थी। वैसे अब इतने में ही छोटा वाला वंग वहाँ शिनाओ की तरफ भागते हुए आता है और कहता है कि उसे पढ़ाई में मदद की जरूरत है, जिसके बाद शिनाओ वोंग के साथ चली गई थी और सीन वापस से करंट टाइम पर शिफ्ट हो चुका था। अभी हम देखते हैं कि शॉन्ग सन जिनसे कह रहा था कि लुओ और शीको दोनों ही पुराने दुश्मन है, इसलिए अगर हम लुओ को बताएंगे कि शीको और शिनाओ आपस में कनेक्ट है और शिनाओ वोंग को लाइक करती है, तो जरूर लुओ वोंग के पीछे जाएगा। मतलब एक तरह से ये शीको को अट्रैक्ट करने का एक अच्छा तरीका है। वैसे अब सीन सीधा अगले दिन पर शिफ्ट होता है। ये चीज हमें नहीं बताई गई, पर वोंग और शिनाओ ने डेट पर जाने का फैसला किया था। अभी वोंग उस जगह पर पहुंच चुका है जहां वो मिलने वाले हैं, लेकिन शिनाओ अभी तक वहां नहीं आई। इसी वजह से वोंग तुरंत ही उसे कॉल करता है और साथ ही एक मैसेज भी डालता है, पर शिनाओ ना ही मैसेज देखती है और ना ही उसकी कॉल का रिप्लाई करती है। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था, पर वोंग सोचने लगता है कि शायद वो थोड़ी बिजी होगी, इसी वजह से उसने कॉल बैक नहीं किया। पर इतने में ही वहाँ से गुजरते हुए कुछ लोग उस अपार्टमेंट की बात करते हैं जहाँ शिनाओ अपनी मदर के साथ रहती है। अभी वहाँ कुछ इंसिडेंट हुआ है। वोंग ने सुनने के बाद तुरंत ही उस जगह की तरफ भागता है। वो देखता है कि वहाँ कई सारी पुलिस की कार खड़ी हुई है। साथ ही शिनाओ की मदर भी वहाँ रो रही थी। वो कह रहे थे कि पुलिस को उनकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। असल में शिनाओ को किसी ने किडनैप कर लिया है। वोंग ये जानने के बाद बहुत ज्यादा हैरान था। पुलिस कह रही थी कि वो जल्द से जल्द उसका पता लगा लेंगे, लेकिन वोंग पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकता। इतने में ही वोंग की नजर संगजिन पर पड़ती है, जो कि वहीं भीड़ से होता हुआ गुजर रहा था। वोंग तुरंत ही संगजिन को पकड़ता है और उसे गली के कोने पर लेकर आता है, जहां आकर वो संगजिन से पूछता है कि आखिर शिनाओ कहाँ है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। अभी संगजिन पहले तो ऐसा एक्टिंग करता है जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता, पर बाद में जब वोंग दीवार पर एक पंच मारते हुए कहता है कि अगली बार इस दीवार की जगह तुम्हारा सर होगा, तो फाइनली वो सारा सच बता देता है। दूसरी तरफ वहाँ लुओ, जिसे होंग ने सब कुछ बता दिया था कि किस तरह से शिनाओ और शीको कनेक्टेड है, इसलिए अगर वो शिनाओ को किडनैप करेगा तो शीको उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। अभी होंग का प्लान ये था कि अगर लुओ शिनाओ को किडनैप करता है तो शीको से पहले वोंग बचाने आएगा, जिस चीज के चलते लुओ और वोंग की फाइट हो जाएगी, जिसमें होंग का फायदा है। लेकिन वही दूसरी तरफ लोगों का सोचना है कि उसके हिसाब से ये भी सही है, क्योंकि शीको जरूर वहाँ आ सकता है उस लड़की को बचाने के लिए, जिसे वो पहले भी एक बार बचा चुका है। अभी इस चीज के चलते लुओ ने बात मानकर शिनाओ को किडनैप कर लिया था और एक बिल्डिंग में ले आया था, लेकिन वो भी बात जानता है कि होंग उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, पर अपना फायदा करने के लिए। इसी वजह से उसे होंग को जमीन पर लेटाकर उसे गोल्फ खेलने के लिए यूज करना शुरू कर दिया था। मतलब वो जो हुक होता है जिस पर बॉल रखी जाती है, उसकी जगह अभी होंग का मुंह था। साथ ही उसकी हालत बहुत खराब थी। ये चीज देखकर अभी शिनाओ तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी, और साथ ही वो पूरी कोशिश कर रही थी कि लुओ के साथ आई कांटेक्ट बिल्कुल न करे, जिससे कि लुओ उसके पास न आए। पर एक दो शॉट मारने के बाद लुओ सीधा यहाँ शिनाओ के पास आता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर उसका और शीको का क्या कनेक्शन है। पर शिनाओ किसी शीको नाम के आदमी को नहीं जानती। हालांकि लुओ को इस बात पर यकीन नहीं था। अंदर ही अंदर वो ये चीज जरूर समझ रहा था कि जरूर शीको ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर शिनाओ की मदद की, लेकिन फिर भी वो ये चीज सामने नहीं बता रहा। वो बस फोर्स कर रहा है कि शिनाओ को ये बताना होगा कि आखिर वो शीको को कैसे जानती है। वैसे वहीं अभी लुओ का बटलर खड़ा हुआ था। वो कहने लगता है कि अगर मान लीजिए अगर शीको यहाँ आता है फिर हम उसे कैसे रोकेंगे, वो अभी भी आपसे ज्यादा ताकतवर है। इस पर लुओ कहने लगता है कि इस चीज की प्लानिंग मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल फाइटर खरीदे हैं जो कि इजीली शीको को हरा सकते हैं। हालांकि अभी भी उस बटलर को लग नहीं रहा था कि शीको को हराना इतना ज्यादा आसान होगा। साथ ही वो पहले कभी शीको से मिला भी नहीं है, इसलिए उसे शीको के स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता। वो लुओ से कहता है कि अभी के लिए इस लड़की को चोट पहुँचाना, ये मारना गलत होगा। तुम यहाँ से जाओ, उसका ख्याल मैं रखूंगा। जब शीको आ जाएगा आगे का हम तब सोचेंगे। अभी लुओ की बात मानकर वहाँ
वहाँ से चला गया। जिसके बाद सीन चेंज होकर यहाँ वोंग और संगजिन पर आता है। अभी संगजिन ने वोंग को पूरी तरह से बता दिया था कि होंग का प्लान क्या है, मतलब होंग किस तरह से शिन्याओ को किडनैप करवाकर वोंग को वहाँ ले जाना चाहता है, जैसे कि लुओ और वैंग की फाइट हो। अभी वोंग ने ये चीज तो समझ ली, पर उसे ये समझ में नहीं आया कि ये शीगू है कौन और आखिर शिनाओ का उससे क्या कनेक्शन है। जिस पर संगजिन बताता है कि बहुत समय पहले शीगू ने शिनाओ को किडनैप होने से बचाया था। उस समय पर सभी लोग शीगू की तलाश में थे, क्योंकि शीगू बहुत पावरफुल था, सभी उससे लड़ना चाहते थे, लेकिन शीगू कभी भी कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता। इसी वजह से किसी के लिए भी उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। पर लुओ की उससे मुलाकात हुई और साथ ही फाइट भी, जिस फाइट में शीगू ने लुओ की 2 उंगलियां डिस्ट्रॉय कर दी थी। इसी वजह से लुओ फिर से शीगू से मिलकर उसे हराना चाहता है। इसी वजह से वो होंग की बातों में आकर शिनाओ को किडनैप करने के लिए तैयार हो गया। अभी यहाँ संगजिन ने पूरी सिचुएशन वोंग को समझा दी थी, साथ ही ये भी बता दिया था कि वो शुरुआत से इस प्लान के खिलाफ था, लेकिन होंग ने ये बात नहीं मानी। अब वोंग बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम प्लान के खिलाफ थे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वोंग वैसे भी कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो संगजिन को वहीं छोड़कर तुरंत उस कंस्ट्रक्शन साइट पर चला गया जहाँ लू अपने साथ शिनाओ को किडनैप करके ले गया है। अब इस जगह पर एंटर करने से पहले ही सिस्टम ने पूरी तरह से इंफॉर्मेशन निकाल ली और वोंग को बता दिया कि टोटल 7 मार्शल आर्टिस्ट यहाँ शुरुआत में वोंग से मुकाबला करने के लिए खड़े हुए हैं, जिनसे डायरेक्टली लड़ना थोड़ी प्रॉब्लम की बात होगी और साथ ही इसमें समय भी बहुत लगेगा। वोंग कहता है कि उन एडवांस स्टोन का क्या हुआ, क्या मैं उन्हें यूज कर सकता हूँ? तो उस चीज पर सिस्टम बताता है कि नहीं, अभी भी 4 दिन कंप्लीट होने में करीबन 30 मिनट बचे हुए हैं। 30 मिनट बाद तुम उनका इस्तेमाल कर पाओगे। वोंग 30 मिनट इजिली रुक सकता है, लेकिन उसे नहीं पता कि शिनाओ ठीक है या नहीं। इसी वजह से वो समय बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए वो अभी आगे बढ़ने का फैसला करता है। यहाँ उसे आगे बढ़ता हुआ देख ऑलरेडी लुओ देख चुका है। इसी कारण से वो तुरंत ही अपने मार्शल आर्टिस्ट से कांटेक्ट करता है और कहता है कि एक बकरा ऑलरेडी आ चुका है। अभी वैसे तो लुओ का वैंग से फाइट होने का कोई पर्सनल रीजन नहीं है, लेकिन जब तक शीको वहाँ नहीं पहुँचता तब तक वोंग को पीट कर ही वो एंजॉय करना चाहता था। इसी वजह से वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही मार्शल आर्टिस्ट को आगे बढ़कर वोंग से लड़ने का ऑर्डर देता है। यहाँ वोंग, जो कि उस कंस्ट्रक्शन साइट के मेन गेट पर पहुंच चुका था, वो वहाँ ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था। पर इतने में ही उन 7 मार्शल आर्टिस्ट में से एक, जिसका नाम पैब्लो है, वो वोंग का रास्ता रोक लेता है और वहाँ आकर सबसे पहले वोंग को बताता है कि वोंग को वो ताला नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस ताले का एक सीक्रेट स्पिरिचुअल बैरियर लगा हुआ है, जिस पर अगर वोंग हिट करेगा तो उतने ही सेम एनर्जी से वो बैरियर वोंग को हिट करेगा, जिससे वोंग की जान भी जा सकती है। वोंग ये सुनकर हैरान था, पर अगर ऐसा है तो उसका मतलब उसे चाबी की जरूरत है, इसलिए वो पबेलो से कहने लगता है कि फिर तुम तो वो चाबी मुझे दे सकते हो। पर पबेलो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इसलिए तो यहाँ आया हूँ कि मैं तुम्हें रोक सकूं। अभी वोंग देखने में कमजोर है, इसी वजह से पबेलो उसे एक मौका देते हुए कहता है कि लड़के तुम अभी भी चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। पर वोंग शिनाओ को धोखा नहीं देने वाला, इसलिए वो तुरंत ही मना कर देता है और लड़ने का फैसला करता है। सिस्टम वोंग को बताता है कि पबेलो, जो की पावर पॉइंट है, वो 52 पॉइंट पर है, जबकि वोंग की पावर पॉइंट अभी सिर्फ 50 पर है। इसका मतलब ऑलरेडी ये चीज फिक्स है कि पबेलो वोंग से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वोंग को लड़ने में प्रॉब्लम होगी। पर फिर भी वोंग लड़ने के लिए तैयार था और सीधा पैब्लो के चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है। लेकिन वोंग की इस किक से पैब्लो को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा था, क्योंकि पैब्लो की मसल स्ट्रेंथ और बॉडी वोंग के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अभी पैब्लो भी यही कह रहा था कि लड़के तुम नहीं जीतने वाले, पर लड़ते हुए वोंग को ये चीज याद आती है कि ये कोई ऑफिशियल फाइट नहीं है, इसका मतलब इस लड़ाई के कोई रूल्स नहीं है। इसी वजह से वोंग तुरंत ही पास पड़े एक हैमर को लड़ाई के बीच में टेलीपोर्ट कर अपने हाथ में ले आता है और सीधा पैब्लो के सर पर दे मारता है। अब भले ही सामने वाले की मसल स्ट्रेंथ कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, एक जोरदार हथौड़ा सर पर पड़ेगा तो वो बेहोश ही होगा। पैब्लो भी वहाँ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद वोंग ने शांति से उस चाबी को उठा लिया और लॉक खोलकर आगे बढ़ गया। अभी आगे बढ़ती हुई सिस्टम ऑलरेडी अगले अपोनेंट की पावर महसूस कर वोंग को बताता है कि उसकी पावर पॉइंट करीबन 70 है और उसे लड़ पाना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन वोंग कहाँ सुनने वाला था। अब वोंग तुरंत ही उस नेक्स्ट डोर को ओपन करके अंधेरे वाले कमरे में पहुंच गया। जो दूसरा मार्शल आर्टिस्ट था, ये पहले एक असासिन रह चुका है, जिस वजह से ये हमेशा जब कर हमला करता है वहाँ कमरे में भी अंधेरा है, इसलिए वो जानता है कि इजिली वो वोंग पर हमला कर उसे खत्म कर देगा, मतलब कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन वोंग ऑलरेडी उसकी प्रेजेंस को महसूस कर चुका था, क्योंकि वोंग के पास स्पिरिचुअल आई की पावर है। खैर अभी जब वो असासिन वोंग पर हमला करता है तो वोंग इजिली उसके हमले को डोज करते हुए तुरंत ही एक बैट अपने पास समन करता है और सीधा उस लड़के के फैमिली गोल्स पर दे मारता है, जिससे उसकी फ्यूचर जनरेशन खतरे में आ चुकी थी। साथ ही वोंग ने दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को भी हरा दिया था, इसलिए वो तुरंत ही अब आगे के रास्ते पर बढ़ जाता है। वहाँ उस नेक्स्ट फ्लोर पर 2 असासिन वोंग का इंतजार कर रहे थे। वो ऑलरेडी सीसीटीवी के थ्रू देख चुके हैं कि वोंग ने किस तरह से पिछले 2 असासिन को हराया, पर ये दोनों साथ में मिलकर लड़ नहीं सकते क्योंकि सिंगल फाइट का ऑर्डर मिला है। पर यहाँ जो पहला पर्सन था, जिसका नाम बेवुल्फ है, वो उस दूसरे असासिन लड़के से कहने लगता है कि तुम्हारी तो बारी नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो लड़का मुझे नहीं हरा सकता।
हालांकि अब इतने में ही वोंग की वहाँ एंट्री हो गई। वोंग जैसे ही वहाँ आया, बेवुल्फ उसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है कि सच में मानना पड़ेगा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसे कमजोर लड़का 2 फ्लोर ऑलरेडी पार कर चुका है। हालांकि बेवुल्फ जब अपनी पूरी बात कर रहा था, तभी वोंग ने वही बैट जिससे उसने सेकंड अशासन को हराया, उसकी मदद से वो बेवुल्फ पर हमला कर देता है। लेकिन बेवुल्फ को उस हमले से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इससे वोंग समझ चुका था कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। पर इतने में सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि उसके जो एडवांस स्टोन्स हैं जो जल्दी तैयार हो जाएंगे, बस कुछ ही मिनट्स की देरी है, इसलिए वोंग को बस किसी तरह से कुछ मिनट सर्वाइव करना है। ये चीज सुनकर वोंग खुश था, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गम में बदल गई, क्योंकि बेवुल्फ के सामने कुछ मिनट सर्वाइव करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ सच में बहुत ज्यादा है। अभी बेवुल्फ वोंग का पैर पकड़ते हुए उसे जमीन पर दे मारता है, साथ ही वोंग का एक हाथ तोड़कर उसे दूर फेंक देता है। वोंग लगभग हार चुका था, लेकिन लकीली वो कुछ मिनट पूरे हो चुके थे, जिस वजह से सिस्टम ने खुद ब खुद उन स्टोन्स की पावर को अब्सॉर्ब कर वोंग की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। अभी वोंग की चोटी भी पूरी तरह से हील हो चुकी थी, साथ ही वो फिर से वेयरवुल्फ के सामने खड़ा हो चुका था। यह वेयरवुल्फ जब फिर से वोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वोंग फुल स्पीड के साथ उसे एक पंच मारता है। इस पंच के चलते वेयरवुल्फ को बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ वहाँ से दूर फेंकाया था। वो खुद से अभी अपनी स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन करने लगा था कि आखिर उसकी इतने साल की मेहनत का क्या फायदा, जब इतने मामूली लड़के से उसे इतने इजीली सरपास कर गया। खैर, वही मामूली सा लड़का अचानक से आगे आकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही तेज पंच मारकर फिर से उसे दूर फेंक देता है, जिससे बेवुल्फ लगभग हार चुका था। वहीं दूसरी तरफ लुओ, जो कि अभी इस मैच को देख रहा था, वो बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसे गुस्सा भी उतना ही ज्यादा आ रहा था, क्योंकि उन्हीं मार्शल आर्टिस्ट पर उसने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। वो सोच रहा था कि उसने इतने ज्यादा पैसे लगाए, फिर भी इन मार्शल आर्टिस्ट को एक ऐसा लड़का हरा रहा है जिसके बारे में उसने आज तक कभी सुना तक नहीं था। हालांकि तभी उसका बटलर कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेक्स्ट फ्लोर को वो पार नहीं कर पाएगा। वहाँ 2 लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, जो कि सच में पावरफुल है। उन्हें सच में प्रोफेशनल कहा जाता है। अक्सर क्यू नाम की उस लड़की को, जो कि अपनी स्ट्रेंथ को सब कंप्रेस करने के लिए एक खास तलिस्मान लगा कर आई है। खैर, अभी सीन यहाँ से स्टोन और क्यूब पर आता है, जो कि नेक्स्ट फ्लोर पर थे। वो अभी वोंग का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वोंग, जो कि अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, वहाँ सिस्टम उसे बता रहा था कि तुम्हें थोड़ा शांत होना होगा, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। अभी वोंग को चिंता इस बात की थी कि नेक्स्ट फ्लोर से आखिर इतनी पावरफुल एनर्जी महसूस क्यों हो रही है। खैर, कारण जो भी हो, अब जब वोंग वहाँ उस फ्लोर पर पहुँचता है, तो उसके सामने स्टोन और क्यू को देखा। क्यू वैसे तो एक लड़की है और उसकी हाइट भी ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब वो नहीं लगती कि ज्यादा एज की होगी, पर फिर भी सब कह रहे थे कि वो स्ट्रॉन्ग है, तो हम भी मान लेते हैं कि जरूर वो स्ट्रॉन्ग होगी। अभी के लिए वोंग को देखकर उसने तुरंत ही एक मशीन वोंग की बॉडी से टच कर दी। अभी वो वोंग का पावर लेवल चेक करने की कोशिश कर रही थी। इस चीज से स्टोन और क्यू को पता चलता है कि वोंग कोई कल्टीवेटर नहीं है, मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन पिछली फाइट को मद्देनजर रखते हुए वो ये चीज समझ चुके हैं कि वोंग एक स्ट्रेंथ कल्टीवेटर है, मतलब अपनी स्ट्रेंथ को फिजिकल स्ट्रेंथ से इंक्रीज कर सकता है। खैर, ये चीज वो जानते हैं कि वोंग अच्छा पावरफुल है, इसलिए लड़ने में मजा आएगा। खासकर यह अभी की बहुत खुश थी। खैर, अभी जो बात कर रहे हैं, वोंग को उनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, इसी वजह से वो अपना सर खुजाने लगता है। पर तभी क्यू आगे आकर वोंग से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। इतना कहकर वो हाथ आगे करती है। वोंग ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि क्यू बस उसका हाथ पकड़ना चाहती थी, जिससे कि वो वोंग को वहाँ से दूर हटा सके। जैसे उसने हाथ पकड़ा, तभी दूसरे हाथ से उसने वोंग को पंच मार दिया। यहाँ वोंग खुद को एक फेमिनिस्ट मानते हुए इक्वालिटी को याद कर तुरंत ही क्यू को भी एक पंच मार देता है। हालांकि क्यू इस पंच को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी, जो देखकर वोंग हैरान था। साथ ही उसे क्यू से बहुत ज्यादा अजीब सी वाइब आ रही थी, इसलिए वो तुरंत ही अपना हाथ छोड़कर पीछे हट गया। वैसे क्यू के रिएक्शन देखकर वोंग सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की मुझसे इस तरह की फाइट करना चाहती है, शायद इसे कुछ और चाहिए। पर इतने में है कि हमला करने लगी। यहाँ उसने वोंग पर अटैक कर उसे पीछे गिरा दिया था और फिर वोंग की तरफ बढ़ने लगी थी। उसके चलने का स्टाइल और वोंग को देखने का तरीका बहुत ज्यादा अजीब था। पर वहाँ दूसरी तरफ उसका वो साथी स्टोन वोंग को वार्निंग दे रहा था कि अगर वोंग चाहे तो अपनी लास्ट विश बता सकता है, क्योंकि अब वो जिंदा नहीं बचने वाला। पर वोंग यहाँ कुछ भी बोल पाता इससे पहले ही क्यू ने उसे जोरदार किक करते हुए एक पिलर से दे मारा, जहाँ अभी उसको देखने का तरीका सेम था। वोंग समझ चुका था कि क्यू चाहती है कि वोंग भी अपनी पूरी पावर के साथ उससे फाइट करे, इस
इसलिए अब वोंग भी तुरंत खड़ा हो जाता है और क्यू पर हमला करना शुरू कर देता है। अभी जब वोंग क्यू को हिट कर रहा था तब क्यू को इस चीज में मजा आने लगा था। वो हंस रही थी और स्माइल कर रही थी। खैर जब वोंग रुकता है तो क्यू फिर से उस पर अटैक करती है उसे मोटिवेट करने के लिए, जिससे वोंग फिर से हमला करे। अभी चीज देखकर वोंग फिर से हमला करने लग जाता है, जिसमें क्यू को और ज्यादा मजा आने लगा था। वहाँ स्टोन भी चीज देखकर हैरान था क्योंकि वैसे तो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करती है, पर आज वो कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रही है। हालांकि शायद अब क्यू पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुकी है, इसी वजह से वो फाइनली अपनी पावर अनलिश करने का फैसला करती है। पर स्टोन तुरंत ही उसे रोक देता है और कहता है कि अपनी पूरी पावर यहाँ रिलीज करना सही नहीं होगा, ये जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर क्यू कहता है कि नहीं, मुझे इस लड़के की पावर को एब्जॉर्ब करना है, तब मैं और स्ट्रॉन्ग हो पाऊंगी। इसलिए अगर इसके लिए मुझे अपनी पावर अनलिश करनी पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। खैर अभी के लिए वो अपने नाखून बड़ी करती है और तुरंत वोंग के हाथ पर स्लैश लगा देती है, जिससे वोंग के हाथ से खून निकलने लगा था। वोंग अभी यहाँ क्यू को नोटिस भी नहीं कर पाया था, पर वो ये चीज जरूर समझ गया था कि कोई उसका ब्लड पीना चाहती है। इसी वजह से वोंग ने अपनी इन्वेंटरी से एक बड़ी सी रोड निकाली, जिससे अभी वो क्यू को दूर करने की कोशिश कर रहा था। खैर क्यू की स्ट्रेंथ और स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी, इसी वजह से वो अचानक से पीछे जाकर वोंग के कंधे पर बाइट करती है और एक बार में जितना ब्लड हो सकता था उतना ब्लड पीकर पीछे हट जाती है। वोंग भी अभी यहाँ थोड़ा पीछे आ गया था। वहीं क्यू जो कि अभी वोंग का ब्लड टेस्ट की, उसे मजा आ गया। वो कहती है कि तुम्हारा ब्लड तो सबसे ज्यादा प्योर है। अचानक ही यहाँ क्यू का लेवल इंक्रीज हो चुका था। ये चीज देखकर स्टोन भी हैरान थी, क्योंकि इस चीज का मतलब है वोंग का ब्लड सच में बहुत ज्यादा प्योर है, क्योंकि एक ही बार में उसके ब्लड को पीने से क्यू ने अपना लेवल अप कर लिया। खैर लेवल अप करना अभी की सिचुएशन के लिए बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि इस चीज से क्यू अपनी पावर पर कंट्रोल खो चुकी है। पहले उसे अपनी पावर को कंट्रोल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, और अब जब उसकी पावर बढ़ चुकी है तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ सकती है। यही चीज देखते हैं स्टोन ने यहाँ तुरंत ही एक नीडल क्यू के कंधे पर हिट की, जिसने क्यू की पावर को सील कर दिया। ऐसा करके वो अभी क्यू को अपनी जगह पर रोक रहा था, लेकिन इस चीज में उसे भी थोड़ी सी मदद करनी होगी, क्योंकि इस चीज के लिए उसे क्यू की बॉडी के कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर टच करना होगा, जिसमें थोड़ा समय लगेगा। पर वहीं दूसरी तरफ वोंग इस चीज का फायदा उठाकर वहीं आसपास पड़ी कोई चीज देखने लगा था, जिससे वो स्टोन पर अटैक कर सके, क्योंकि उसे आगे बढ़ना है। पर स्टोन ने भी ये चीज नोटिस कर ली थी और तुरंत ही विंड अटैक से वोंग को पीछे हटा दिया और फिर खुद भी आगे आकर खड़ा हो गया। अभी वो फिर से एक विंड अटैक कर रहा था, लेकिन सिस्टम ने तुरंत ही वोंग को नोटिफिकेशन भेजी और वोंग ने उस अटैक को डोज कर लिया। अभी ये चीज क्लियर थी कि स्टोन इजिली वोंग को हरा सकता है, क्योंकि उसकी पावर वोंग से बहुत ज्यादा है। पर अचानक ही उसने नोटिस किया कि क्यू की हालत फिर से खराब हो गई और वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगी। इसी वजह से उसे क्यू की मदद करने के लिए जाना पड़ा। वो समझ चुका था कि वो वोंग से नहीं लड़ सकता, इसी वजह से वो कहता है कि जाओ तुम जाकर अपने दोस्त को बचाओ। पर वोंग उसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से स्टोन पीठ पीछे आकर उस पर हमला कर दे, फिर तो वोंग कुछ भी नहीं कर पाएगा। वैसे भी अभी वोंग उससे नहीं लड़ सकता, लेकिन फिर भी स्टोन भी अभी वोंग से फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है और वोंग बस इसी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता था। अभी स्टोन वैसे तो गिव अप नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक मिलियन नाम की किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, जो कि गिव अप करना अलाउ नहीं करती। मतलब बहुत ही ज्यादा हुनर की बात होती, पर फिर भी वोंग उसके पीछे खड़ा हो चुका था कि जब तक वो हार नहीं मानेगा और प्रॉमिस नहीं करेगा तब तक वोंग वहाँ से नहीं जाएगा, जिस वजह से स्टोन को हार माननी पड़ी। उसने तुरंत एक सिक्का निकाला और बताया कि ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन का कॉइन है, जिसे वो लोग बहुत ही हुनर के साथ संभाल कर रखते हैं। वो तुरंत ही उस सिक्के को नीचे रखकर उस पर अपने ब्लड की एक ड्रॉप डालते हुए ये प्रॉमिस करता है कि वो वोंग पर हमला नहीं करेगा, और इस प्रॉमिस को तोड़ने का मतलब है उसकी मौत। इस वजह से ये चीज पक्की थी कि स्टोन रास्ते से हट चुका है। वोंग ने भी कॉइन अपने पास रख लिया और वहाँ से जाने लगा। हालांकि तभी वोंग को एक और चीज याद आई और तुरंत वो कैमरा निकाल कर रिकॉर्ड करने लगा बैकअप के लिए। वो अभी बस स्टोन का मजाक उड़ा रहा था। खैर थोड़ी देर मजाक उड़ाकर वो वहाँ से चला गया, जिसके बाद स्टोन ने अपने एक दूसरे साथी से कांटेक्ट किया। ये दूसरा साथी भी असल में एक लड़की है, जो कि उस कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं, ये कहीं और थी। अब स्टोन ने सिर्फ इसे इसलिए कांटेक्ट किया था क्योंकि ये बताना चाहता था कि वो अपने मिशन में नाकाम हुआ, क्योंकि वो एक छोटी प्रॉब्लम में फंस चुका है। वो लड़की पूछती कि क्या हुआ, तुम और कोई ठीक तो हो? स्टोन बताता कि हाँ हम ठीक है, बस कुछ रीजंस के चलते मुझे पीछे हटना पड़ा। अचानक ही वो लड़की बोलना बंद कर देती है। स्टोन कहता है कि तुम वही हो ना? तो उस लड़की का जवाब नहीं आता। असल में वो नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी और ये काम शीकू का था। शीकू वहाँ पहुँच चुका है, लेकिन ये वो कंस्ट्रक्शन साइट वाली जगह नहीं है, ये दूसरी जगह है।
खैर ये है कौन और कौन सी जगह है ये हमें बाद में पता चलेगा। अभी के लिए सीन वहाँ लू पर आया, जो कि अभी पहले तो सारी वीडियो फुटेज देख रहा था जब तक वांग ने 2 फ्लोर पार किया, लेकिन जब वांग स्टोन और क्यू के पास पहुंचा तो उसने उस रिकॉर्डिंग पर ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि वांग अभी क्यू और स्टोन को नहीं हरा सकता। हालांकि जब उसकी नजर वापस से वहाँ स्क्रीन पर पड़ी तो उसने देखा कि वांग फिर से अगले फ्लोर की तरफ निकल चुका है। इसका मतलब वो दोनों हार गए, जो चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्यू और स्टोन को सिर्फ शीकू ही हरा सकता है, लेकिन शीकू यहाँ नहीं है, तो फिर ये कैसे हो सकता है। हालांकि यहाँ उसका बटलर उसे बताता है कि वांग ने उन्हें हराया नहीं है, बल्कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जिससे उन्हें हार माननी पड़ी। खैर वो अचानक ही वो आखिरी असासिन आ जाता है, जो कि अभी भी बचा हुआ है। वो कह रहा था कि मुझे अब चलना चाहिए। अब उस लड़के ने इजीली सभी को हरा दिया, अब मैं भी उसकी पावर देखना चाहता हूँ। यहाँ वो जहाँ तक वांग से लड़ने की बात कर रहा था, पर लुओ कुछ और सोच रहा था। अचानक ही लुओ का बटलर कहने लगा कि मेरे हिसाब से हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि हम शीकू के लिए यहाँ आए थे, लेकिन शीकू को कोई पता नहीं है, जबकि वांग नाम का लड़का ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो यहाँ तक पहुँचा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हमारे यहाँ से निकलना ही सही है। पर लुओ को इस चीज में अपनी बेइज्जती महसूस होती है, पर अंदर ही अंदर वो भी डरा हुआ था। इसी वजह से वो उस आखिरी बचे असासिन से कहने लगता है कि क्या तुम कुछ कर सकते हो, क्या तुम अभी भी इस मिशन में हमारा साथ दोगे। वो यहाँ 3 गुना पेमेंट देने को भी तैयार था, लेकिन इससे उस असासिन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि लुओ यहाँ पैसे के थ्रू उसे खरीदने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण से उस असासिन ने लुओ की तरफ हमला कर दिया। जिस अटैक से उस बटलर ने लुओ को बचा लिया था, लेकिन वो अटैक सिर्फ एक वार्निंग अटैक था। इसी वजह से वो बटलर उसे रोक पाया। वो यहाँ लुओ को समझाता है कि अगली बार से इस असासिन को गुस्सा मत दिलाना। खैर अभी इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है, लेकिन अगला पार्ट भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे, अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आता है तो।